गुड मॉर्निंग सभी को। आपको ये वीडियो मॉर्निंग में मिला होगा 7:30 या 8 के अराउंड। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री पे ऑलरेडी वीडियो बनाया था। मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई पॉलिटी भी चेक कर कंप्लीट साथ में जो तू सब्जेक्ट कर रहा है। तो मैं पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री और इन्वायरमेंट को लेके चल रहा हूँ इस टाइम अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो मैंने आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर भी कर रहे हैं। तो इसको भी हम उसी फॉर्मेट में करेंगे। थोड़ा मैंने तरीका चेंज करा है प्रीवियसली एज़ कम्पेयर, जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री करा था, बट आगे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर भी इसी टाइप से आएंगे अगर आपका सपोर्ट मिला तो इसमें हमने पहले क्वेश्चंस लगाए हुए हैं और ये कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं और ये मेंस के क्वेश्चंस हैं और ये मेरी एवल्यूटेड आंसर टेस्ट सीरीज़ हैं जो मैंने वाजीराम में करी थी। तो आओ पढ़ाई चालू करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे में एकदम, फिर हम आंसर राइटिंग का तरीका जानेंगे और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने दिए हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके प्रॉपर आंसर करेंगे और कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। फिर लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि 10 में से कितना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आओ स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल। हम बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ेंगे प्रीएम्बल। आपने सभी ने देखा होगा। अब प्रीएम्बल के आप इंट्रो में कैसे स्टार्ट करें। अगर आपको प्रीएम्बल का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो कोई तो पूछेगा नहीं कि प्रीएम्बल होता क्या है, इसके साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। तो आपको मैं इंट्रो का फॉर्मेट दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप कोट करते हैं किसी पॉलिटिशियन या किसी राइटर का नाम, जैसे यहाँ पे हम कोट करेंगे N.A. पालकीवाला ने, N.A. पालकीवाला। आप भी ये कोट करके लिखिएगा आंसर, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। N.A. पालकीवाला ने कहा कि जो प्रीएम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है। प्रीएम्बल जो है आइडेंटिटी कार्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। N.A. पालकीवाला जी ने ये कहा। तो आप भी अगर ये डाल के इंट्रो लिखेंगे तो बेटर रहेगा। और आप कुछ मोर पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें डाल सकते हैं ये जो प्रीएम्बल है ये आया था हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से जो कि पास हुई थी, इसके ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं 13 जन 1946। ठीक है, तो बस यही था। आपको इंट्रो में इतना ही लिखना है आपको, जितने भी नंबर का आए। फिर उसके बाद प्रीएम्बल की उसमें चले जाते हैं कि क्या देता है प्रीएम्बल हमें। अब प्रीएम्बल में जो वर्ड हैं उसको कवर करते हैं। ठीक है, अब आपके बॉडीज़ में ये चीज़ें आएंगी, जो कीवर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहले प्रीएम्बल में कीवर्ड्स मेंशन है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे मेन बात आती है, हम जाएंगे, सबसे पहला वर्ड है सोवरन। सोवरन का मतलब क्या होता है मोटा मोटा? सोवरन का मतलब होता है कि कोई चीज़ सुप्रीम और एब्सोल्यूट है। ओवरऑल ये है कि जो पावर है वो रिसाइड्स विद इन इटसेल्फ कर रही है। पावर खुद में लाई कर रही है। पावर रिसाइड्स विद इन इटसेल्फ। ठीक है, और कंप्लीट, ओवरऑल इसका मतलब है कि कंप्लीट पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है, कंप्लीट पॉलिटिकल फ्रीडम विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो यही मतलब है सोवरेन का। ठीक है, अगले वर्ड में घुसते हैं। अब अगला वर्ड है हमारा सोशलिस्ट। अगला वर्ड है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का ओवरऑल मतलब है कि जो कम्युनिटी है,
कम्युनिटी का स्कोप ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइवेट बीइंग्स, प्राइवेट ओनरशिप। इसको लाया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, आगे एमसीक्यू में काम आएगा, पूछा गया है क्योंकि कई बार। इसका एम क्या था? सोशलिस्ट का एम था, जो इंडिया है वो फॉलो करता है। वैसे सोशलिस्ट का मतलब है कि हम जो है इकोनॉमिक इक्वलिटी को मेंटेन करें। इकोनॉमिक इक्वलिटी से डील करता था ये, इकोनॉमिक इक्वलिटी से। कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 39 बी एंड सी। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म को अपनाया गया है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। किसको? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारे ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी सबको एक हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, जो कि डील करता है गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्लस कार्ल मार्क्स के आइडिया को। कार्ल मार्क्स के आइडिया को, ठीक है। इसका मतलब ओवरऑल क्या है? जो सोशलिज्म हम फॉलो करते हैं, इसका मतलब है कि वेलफेयर स्टेट के लिए, ठीक है। ओवरऑल यही है सोशलिज्म का मतलब, बस आपको यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वर्ड में, सोशलिस्ट। हाँ, सोशलिस्ट में आप एक केस भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि बोला गया है। अगर आप केस मेंशन करेंगे तो आपके ऑलरेडी नंबर बढ़ के ही आएंगे। DS नकारा केस था 1983 का, इसमें बता दिया गया था। इसमें बोला गया था कि जो सोशलिज्म है उसका मतलब है वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेट। वेलफेयर ओरिएंटेशन, ये वही बात है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट है तो बताओ। सोवरेन कंप्लीट हो गया अपना, सोशलिस्ट कंप्लीट हो गया अपना। अब हम जाएंगे अपना अगला वर्ड सेकुलर में, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने अगले वर्ड सेकुलर में। सोवरेन पढ़ लिया, सोशलिस्ट पढ़ लिया, अब बारी आती है सेकुलर की। ये जो सेकुलर वर्ड है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में प्रेजेंट नहीं था, इसको भी जोड़ा गया है, इसको भी जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। दो वर्ड बता दिए ना आपको जो जोड़े गए हैं, तो इसका मतलब आप ओवरऑल ये भी दिमाग में डाल लेना कि हाँ भाई प्रीएम्बल अमेंड करा जा सकता है, ठीक है। अब जब अमेंडमेंट से ही वर्ड डाले हैं तो अमेंड करा जा सकता है। हमारे इंडिया में सेकुलरिज्म किस फील्ड से डील करता है? ये डील करता है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, ठीक है। जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो पॉजिटिव। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आया था टेस्ट सीरीज में, अगले में लेके आऊँगा, इसमें डाला नहीं है। अब पॉजिटिव एक इंडियन सेकुलरिज्म है और एक वेस्टर्न सेकुलरिज्म है जो नेगेटिव है। अब दोनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, इंडियन सेकुलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेकुलरिज्म। जो इंडियन सेकुलरिज्म है ना भाइयों, इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है? इंडियन सेकुलरिज्म है पॉजिटिव कंसेप्ट, पॉजिटिव कंसेप्ट इन द मीन, आई मीन टू से डेट कि हेयर इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। अब अगर एज कंपेयर टू, अगर मैं वेस्टर्न सेकुलरिज्म से कंपेयर करूं तो जो वो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव कंसेप्ट है,
ठीक है, नेगेटिव कंसेप्ट मीन्स हेयर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इज देयर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का सेपरेशन किसके बीच में, बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। एक पॉइंट डिस्कस कर लिया, अगला पॉइंट देखते हैं अब। जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो डील करता है, इसमें जो सेपरेशन वॉल है वो पोरस है, पोरस वॉल ऑफ सेपरेशन। और जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वहाँ पे स्ट्रिक्ट वॉल ऑफ सेपरेशन। ठीक है, वॉल हट गया यहाँ पे, वॉल देख लेना। तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं अब। जो इंडियन सेकुलरिज्म है यहाँ पब्लिक पॉलिसीज़ पे भी ध्यान दिया जाता है, जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं वो भी बनाई जाती हैं रिलीजियस इश्यूज़ पे, जैसे यात्रा में बनाया नहीं जाता है वो सब। एग्जाम्पल देख लो, ट्रिपल तलाक केस। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी का कंसेप्ट ही नहीं है भाई। जो रिलीजन है वो एक प्राइवेट मैटर है, जो यहाँ पे रिलीजन है वो एक प्राइवेट मैटर है। ठीक है, जो इंडियन सेकुलरिज्म है यहाँ पे पर्सनल लॉस का कंसेप्ट भी है, और यहाँ पे जो है वो सिंगल यूनिफाइड लॉ है। ठीक है, तो ये था सेकुलरिज्म के बारे में। हाँ, एक चीज़ और डाल लो यहाँ पे कि जो सेकुलरिज्म है इसको बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा था SR वो माई केस ने, जो कि था 1994 का केस। ठीक है, तो सेकुलरिज्म भी पढ़ लिया हमने। अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी हेडिंग की साइड को, जो कि अपना हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सोवरेन पढ़ लिया, सोशलिस्ट पढ़ लिया, सेकुलर पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक वर्ड जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, डेमोस प्लस क्रेटोस। डेमोस प्लस क्रेटोस, ठीक है, जिसका मतलब है जो कि ये बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। इसका ओवरऑल मतलब क्या है कि जो पीपल हैं, जो ये अपनी अथॉरिटी है वो गेट करता है लोगों से, जो गेट इट अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी का ओवरऑल मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का ओवरऑल मतलब है कि पावर रेस्ट विद द पीपल। थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, समझ गए। अब इस पे एक केस लॉ भी याद बता देता हूँ आपको। इंदिरा नेहरू गांधी, ये केस लॉ था आई गेस 1975 का। इस केस लॉ में क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो पार्ट है डेमोक्रेसी का। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब भी समझ गए। अब डेमोक्रेसी जो होती हैं वो मेरी होती हैं दो टाइप की, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है मेरी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ फॉलो होती है? ये होती है
हम कौन सी इंडिया फॉलो करता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को और वो हिस्सा लेता है डे टू डे एक्टिविटीज़ में। और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये होती है स्विट्ज़रलैंड में फॉलो। यहाँ पे क्या है कि जो पीपल है वो इलेक्ट नहीं करते, पीपल डे टू डे पार्टिसिपेशन में काम करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ में, ठीक है। पीपल ऑल्सो टुक इंटरेस्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज़। और वहाँ पे इंडिया के केस में क्या है, इंडिया के जो लोग हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, वो डे टू डे डेमोक्रेसी में पार्ट लेता है, ठीक है। ये है डेमोक्रेसी पढ़ लिया। हाँ, और हाँ एक चीज़ और देख लो, इंडिया में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कंसेप्ट है, जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, वो सिक्योर कौन करता है, यहीं पे डाल दो क्योंकि ये यहाँ पे लिख सकते हो। आर्टिकल्स का ही तो खेल है। एक आ जाएगा आर्टिकल 326 और एक आ जाएगा 325। 326 है मेरा अडल्ट सफरेज, मतलब कि 18 साल की एज बेस्ड क्राइटेरिया है, ठीक है। 18 साल से ऊपर वाला वोट दे सकता है, ठीक है। और जो ये है यूनिवर्सल सफरेज, मतलब ये बात करेगा जेंडर से, रिलीजन से, रेस से, ठीक है। तो आपने डेमोक्रेसी भी पढ़ लिया, आई गेस क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट वर्ड है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, ठीक है, इलेक्टेड होगा, ना कि हेरिडिटरी, ठीक है। जो इंडिया है वो अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, और केशवानंद भारती केस में इसे बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है, ठीक है। पढ़ लिया, हो गया पूरा क्लियर। तो अब एक बेसिक सा डिफरेंस जान लो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बीच में। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बीच में, ठीक है। उठा लो भाई, कोई भी पेन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेसी में जो पावर होगी वो लोगों के पास होगी, पावर विद द पीपल। एंड रिपब्लिक में जो पावर होगी, रिपब्लिक में जो पावर होगी वो जो हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा उसके पास होगी, ठीक है। एंड डेमोक्रेसी में लोगों की विल होगी, पीपल्स विल। और रिपब्लिक के केस में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की विल होगी, या कॉन्स्टिट्यूशन की या किसी लॉ की। और एक और पॉइंट, जो डेमोक्रेसी में होता है वो हेरिडिटरी भी अलाउड होता है, और रिपब्लिक में हमेशा ऑलवेज इलेक्टेड ही होगा। डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल आ गया यूके, एंड रिपब्लिक का एग्जाम्पल आ गया इंडिया। एक पॉइंट और, 100 पैसों की बात है पूरी है कि ऑल रिपब्लिक्स आर डेमोक्रेटिक बट नॉट ऑल डेमोक्रेटिक्सी आर रिपब्लिक, ठीक है, याद रखना पॉइंट। तो इतना पढ़ लिया हमने। जो ये हमने पढ़ी ये थे हमारे कीवर्ड्स, ठीक है। अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ लिया ना हमने, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। आप ये पढ़ लेना प्रॉपर, और जो आंसर लिखे हुए हैं ऊपर उन्हें पढ़ लेना, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आप आंसर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ये चैप्टर पढ़ के, वो देखना आप। जो जस्टिस वर्ड है भाई, ये लिया गया है रशियन रिवॉल्यूशन से, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन कब की थी, 1917 की।
जस्टिस का मतलब है इक्विटेबल एंड फेयर ट्रीटमेंट। जस्टिस का मतलब है इक्विटेबल एंड फेयर ट्रीटमेंट। जो जस्टिस है, जस्टिस जो है वो हमें 3 टाइप का मिला हुआ है। इसके अंदर भी सब हेडिंग बना देते हैं। चलो, तो पहला है, जो पहले है वो बात करते हैं हम सोशल जस्टिस की। अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सोशल जस्टिस का मतलब है कि सारे सिटीजन जो हैं, ऑल सिटीजन्स मतलब सारे जो नागरिक हैं, उनको इक्वली ट्रीट करना है। इक्वली ट्रीट करना है, इर्रिस्पेक्टिव, बिना उनके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर, बिना उनके बैकग्राउंड को जाने हुए, स्टेटस को जाने हुए सोसाइटी में। ठीक है, उस कम्युनिटी को हम एक्सेप्ट, उस कम्युनिटी को हम प्रिविलेजेस देंगे जो ऑलरेडी वीक है, कि वो इनकी बराबरी कर सके, जो हायर वंस है। ठीक है, जो आर्टिकल 15 है वो यहाँ पे आ जाएगा, आप कोट कर सकते हो। ठीक है, और आर्टिकल 38 भी आप कोट कर सकते हो। समझ गए? अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक जस्टिस की। सोशल जस्टिस पढ़ लिया, अब बात करेंगे हम इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि सबको ट्रीट करना है फेयरली इन इकोनॉमिक स्पेयर्स, इकोनॉमिक स्पेयर या डायमेंशन में। ठीक है, जो आर्टिकल 39 है डीपीएसपी का, वो ट्राई करता है कि हम एजुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड सबको दें, मीन्स ऑफ लिवलीहुड हम सबको दें और प्रमोट करें कॉमन गुड को। ठीक है, फिर आ जाता है मेरा पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मेरा करता है इक्वल शेयर टू ऑल सिटीजन्स in right to participation in political process। एग्जाम्पल में आ जाएगा राइट टू वोट, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ETC। अब बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। पहला ऑब्जेक्टिव जस्टिस पढ़ लिया। हाँ, एक केस याद रख लेना यहाँ पे, मिनर्वा मिल्स केस 1980। केस कोड कर देना हर उसमें। मिनर्वा मिल्स केस में कहा कि जो फंडामेंटल राइट है एंड DPSP है, उसके बीच हमें हार्मनी बनानी पड़ेगी और वो इंश्योर करती है हमारा जस्टिस। ओके, समझ गए? मिनर्वा मिल्स केस में 1980 के क्या कहा? हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSPs इंश्योर्स जस्टिस। ये आप लिख देना। जस्टिस पढ़ लिया हमने। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव पे, जो कि है लिबर्टी। एक बात यहीं पे बता देता हूँ, जो जस्टिस था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया, रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया था। जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, ये लिए गए हैं मेरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो की थी 1789 से 99 थी। ठीक है, 1789 से 99 की। अब बिना अपने नोट्स देखे बताओ कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी वो कब की थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी वो कब की थी? कमेंट सेक्शन में बताना। लिबर्टी का मतलब होता है, लिबर्टी का ओवरऑल मतलब होता है फ्रीडम ऑफ
थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, अब एक केस यहाँ पे भी कोट कर देते हैं, यही है इसका मतलब बस। मेनका गांधी केस आर्टिकल 21 से रिलेट करेगा ये। मेनका गांधी केस 1978 में बोला गया, क्या बोला गया भैया? इस केस में बोला गया कि लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 includes right to live with dignity, with dignity। केसेस हर जगह कोट कर देना, क्योंकि केसेस का ये असर पड़ता है, ये सारे कॉमन एग्जांपल्स ही हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है बेसिकली कि इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, एक्सेप्ट कुछ जो ग्रुप्स हैं वो ऊपर नहीं है, उनको प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया है। इसी में एक केस कोट कर देते हैं, इंदिरा इंदिरा स्वानी केस 1992 का। इसमें क्या बोला गया? इसमें कहा गया कि रिजर्वेशन दिया जाएगा कि जो अनअचीवेबल कास्ट है, मतलब जो डाउन कास्ट हैं, वो अचीव करें और वो इक्वल स्टेटस मिल जाए उनको। ठीक है, मतलब मीन्स कि वो अचीव कर सकें रियल इक्वलिटी। अब लास्ट वर्ड है हमारा फेटर्निटी। फेटर्निटी में पढ़ लेते हैं। फेटर्निटी का मतलब होता है ये प्रमोट करता है, प्रमोट्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एक केस लो इसमें भी कोट कर दो, केशवानंद भारतीय केस 1973। इनमें बोला गया कि जो फेटर्निटी है वो स्ट्रेंथन करती है ब्रदरहुड को और नेशनल यूनिटी को। ठीक है, तो आपने वर्ड्स भी पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए। ठीक है, आपने मोस्टली सारी चीज़ें पढ़ ली हैं इसमें। अब क्या रह गया है? अब अमेंडेबिलिटी बता देता हूँ। हाँ, कुछ डेट्स भी हैं, वो प्रीलिम्स से स्पेसिफिक हैं, वो भी याद कर लो। जो प्रीएम्बल है वो मेंशन करता है कि जो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करा गया था। ठीक है, प्रीएम्बल मेंशन करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट और इनेक्ट करा गया था 26 नवंबर 1949 को बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और पूरी तरीके से वो फोर्स में आया था 26 जैन 1950। अब ये 26 जैन ही क्यों रखा होगा? 26 जैन स्पेसिफिकली वो डेट है जिस दिन 1930 में, इसकी हिस्ट्री में जाओ तो पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट करा गया था। ठीक है, लाहौर सेशन 1929 में। क्लियर हो गया? और आज के दिन भी इवन जो 26 नवंबर है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं 2015 से। ठीक है, पढ़ लिया ना आपने ये पूरा? तो और कुछ नहीं था इसमें, यही था बेसिकली। पता लग गया ना आपको? अब आओ अमेंडेबिलिटी के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। दो पॉलिटिकल थॉट्स हैं इसमें। स्टार्टिंग में कहा था कि नहीं है, बट एट प्रेजेंट हाँ है। सबसे पहले इसमें भी केस लॉज ही कोट करेंगे हम। तो सबसे पहले बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन 1960 का।
इसमें बोला गया कि भाई नहीं है प्रियम्बल पार्ट, ये एक खाली प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा आया केशवानंद भारती केस 1973 का। इसमें बोला गया कि भाई प्रियम्बल जो है, हाँ भाई है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और फिर LIC केस आया मेरा 1995 का। इसमें बोला गया कि जो प्रियम्बल है, हाँ भाई इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। बट जबकि वो नेदर एनफोर्सेबल नॉर जस्टिसिएबल, ठीक है। अब एक और चीज़ आता है, क्या जो प्रियम्बल है वो अमेंडेबल है? यहाँ पे मेंशन करो, केशवानंद भारती केस में कहा गया कि हाँ भाई अमेंडमेंट है, बट ऐसे अमेंड मत करना कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म हो, ठीक है। फिर प्रियम्बल को अमेंड भी करा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और 3 वर्ड जोड़े गए। कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। इतना ही था और कुछ भी नहीं है भाई इसमें। सब पढ़ लिया इसका हमने प्रियम्बल के बारे में। तो अब आपको अगर कंक्लूजन देना हो एट लास्ट, तो कंक्लूजन कैसे दे सकते हो आप कंक्लूजन दे सकते हैं इन दिस वे, बाय मेंशनिंग दैट जो प्रियम्बल है वो एक्ट करता है एज अ सूल एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट एज अ सूल एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट प्रोवाइड्स गाइडिंग principles and morals for governance, though not justiciable, but it serves as a beacon, for constitutional interpretation, and ensures laws and policies of the state remain true। समझ गए ना पूरा? यही था और कुछ नहीं था इसमें। एक केस लॉस का चार्ट बना के दे देता हूँ हल्का सा, यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले बेरूबारी यूनियन केस 1960, इसमें बोला गया प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस 1973, इसमें ओवर रूल्ड कर दिया इसे और बोला गया प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रिफ्लेक्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आया इंदिरा नेहरू गांधी केस जो कि था 1975 का। इसमें बोला गया कि जो डेमोक्रेसी है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, डेमोक्रेसी पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, इंदिरा नेहरू। फिर SR बोमाई केस था, वो था 1994 का। इसमें बोला गया कि जो सेकुलरिज्म है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। फिर एक केस हमने इसमें यूज़ करा था मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 का है। इसमें हमने बोला था कि फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में हमें हारमनी बना के रखनी होगी, उसी से हम जस्टिस को इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना भाई, मैं आपको प्रॉपर आंसर वहीं पे दे दूंगा, ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ और छूट रही है। अगर आता है कि लिमिटेशंस क्या हैं, तो लिमिटेशन है कि नॉट जस्टिसिएबल एंड लिमिटेड एप्लीकेशंस एंड नो ओवरराइडिंग पावर एंड not the source. Preamble cannot be praised as a substantial source, ठीक है। तो इतना सब हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब आइए क्वेश्चंस को करने का
चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस वही करेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले हम, फिर मेंस के क्वेश्चंस में आएंगे अपना। पहला क्वेश्चन है, क्या द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड ओनली वंस। हाँ ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से करा था, याद है, नीचे लिखा भी है इवन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड बी एडेड। तो यार ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी। इसको हटा देता हूँ अब मैं, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी बता दिया था। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। अब क्या मेंशन नहीं है भाई, इक्वलिटी मेंशन है, हाँ पढ़ा था ना, हाँ। फ्रीडम ऑफ प्रेस ये मेंशन नहीं है, ठीक है। जस्टिस भी मेंशन है, पढ़ाया है पूरा, फैटर्निटी भी मेंशन है, ठीक है। आ गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लाइड अंडर आर्टिकल 19 बट नॉट मेंशन इन द फ्रीडम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल इज करेक्ट। अब प्रीएम्बल के बारे में पढ़ो, और कौन सा, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट कैन बी अमेंडेड विदाउट, नहीं रिस्ट्रिक्शन के साथ अमेंडेड होगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट। ये इसकी लिमिटेशन भी है, ठीक है। इसका आंसर 3 है, देख लो यही है, हाँ। द आइडिया ऑफ अ प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ यूएसएसएल आया गया था, ये मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं करा था, बट हाँ यूएसएसएल आया गया, तभी PYQs करते हैं हम, ठीक है। ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाइज कर रहा है, फेडरलिज्म नहीं, फेडरलिज्म नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। फेडरलिज्म आपको पता है कि क्या होता है, कि सेंटर और स्टेट का कंसेप्ट होता है, कि सेंटर गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। सोवरेनिटी, हाँ भाई सोवरेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है कि द कंसेप्ट जो प्रीएम्बल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म रिपब्लिक। हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी, नहीं भाई, क्या हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी था रिपब्लिक के केस में, नहीं था। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, क्या हेड ऑफ द स्टेट जो था रिपब्लिक के केस में वो इलेक्टेड था, बताओ ना, खुद बताओ, एक बार खुद सोचा करा करो, जब भी आंसर करते हो तो ये सारी चीज़ें सोचा करा करो, ठीक है। क्या हेरिडिटरी था, हेरिडिटरी था। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, क्या इलेक्टेड था, नहीं था। हेड ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय जुडिशरी, क्या अपॉइंट कर रहा था जुडिशरी से, नहीं कर रहा था भाई, नहीं कर रहा था ना, हाँ। तो इसका मतलब ओवरऑल है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया के पर्सपेक्टिव में वो इलेक्टेड है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। हेरिडिटरी नहीं था जो रिपब्लिक की, हेरिडिटरी किस केस में था, डेमोक्रेसी के केस में था, है ना, हाँ। डेमोक्रेसी के केस में क्या किया था कि जो पावर होगी वो पीपल के पास होगी, और जो पीपल्स की विल चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वगैरह कुछ नहीं चलेगा, पीपल विल। और क्या था कि हेरिडिटरी, और क्या था, और एक एग्जांपल दिया था इसका, बस हो गया यूके। और रिपब्लिक के केस में क्या था आपका, रिपब्लिक के केस में था कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन या लॉस का फंडा चलेगा, और जो हमेशा इलेक्टेड होगा, हमेशा इलेक्टेड होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, ठीक है, हटाओ इसे, आ गया ना, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। अब इसमें देखना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, क्या जस्टिस इसमें नहीं, इसमें इक्वलिटी है, तो पहला तो गलत हो गया। लिबर्टी, हाँ लिबर्टी में है 1922, ठीक है ना, हाँ। इक्वलिटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, हाँ। द प्रीएम्बल ऑफ द डेट, द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन, प्रीएम्बल कब आया इफेक्ट में, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके साथ आया। बट हाँ इसको एक चीज़ और देखो, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, बट ये इफेक्ट में आया 26 जैन 1950 को। यही आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो ये होना चाहिए, हाँ यही है। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से केस में बोला कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सबको पता है आपको, केशवानंद भारती केस में बोला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला है इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल, क्या जस्टिसिएबल नहीं है, हाँ सही है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, अमेंड हो सकता है। इट रिफ्लेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर,
ठीक है। क्या प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को? तो हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करता है। केशवानंद भारती केस में कहा जस्टिसिएबल नहीं है, लिमिटेशन है इसकी, बट हाँ अमेंड हो सकता है। तो देखो पहला सही है और तीसरा सही है, तो इसका बी सही होगा। अब आंसर हटा के देख लो, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो अपने आए हैं 10 में से 10 पूरे नंबर। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना और बताना आपके नंबर। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो मेरे को एवोल्यूट करके मिले हुए हैं। मेरे को इसमें 10 में से 7 नंबर मिला था, और ये मेरे को वो मिला था कि आप और ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स देखने थे मुझे, इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर और रिपब्लिक के ऊपर। सीधा सीधा नोट्स है, सारी चीज़ें बता दी आपको, इवन केस लॉज भी बताए हैं। तो आप इसमें सीधा सीधा लिख सकते थे कि जो इंट्रो में लिख सकते थे, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन relies on these key principal keywords like sovereign, socialist, secular and democratic and republic. ओके, फिर आप इनको एक टर्म बनाते, एक मीनिंग बनाते। यहाँ पे टर्म के बदले एस्पेक्ट लिखना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख देना, मैंने मीनिंग लिखा है वहाँ पे। आर्टिकल्स और केसेस यहाँ पे मेंशन करें। सोवरेन का मतलब क्या है? इंडिया इज इंडिपेंडेंट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, फ्री टू मेक डिसीजन विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो आर्टिकल 51 क्या है? प्रोमोट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, और बेरूबारी यूनियन का केस आ जाएगा यहाँ पे, आपको मैंने वहाँ पे भी मेंशन करा है। फिर सोशलिज्म पूछा था, इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं 39 बी एंड सी का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर सेकुलर में आ जाएगा, इंडिया हैज़ नो स्टेट रिलीजन एंड ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली इंश्योरिंग फ्रीडम टू रिलीजियस टू ऑल सिटीजन्स। आर्टिकल 25 से 28 फंडामेंटल राइट के हैं, और ऐसे ही बोमई केस में बोला था कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर डेमोक्रेटिक में आ जाएगा, डेमोक्रेटिक में आप क्या क्या बोल सकते हैं? आप डेमोक्रेटिक में सीधे बोल देना, पावर लाइज विद द पीपल who elect representatives through political democracy in political। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब मैंने आपको एक बेसिक आंसर ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई आप ऐसे करें जो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, वहाँ पे मैंने आपको बताया था 326 और 325, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा केशवानंद भारती केस, और आप यहाँ पे इंदिरा नेहरू गांधी केस भी डाल सकते हैं जिसमें बोला था डेमोक्रेसी पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। रिपब्लिक में आ जाएगा, रिपब्लिक में बोल देंगे सीधा सीधा कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, नॉट अ हेरिडिटरी। फिर इसमें आर्टिकल आ जाएगा 52 से 60, डील्स विद द इलेक्शन एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर आप कंक्लूजन में बोल देना, देयरफॉर द टर्म सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक रिप्रेजेंट द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, नॉट ओनली गाइड बट ऑल्सो रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड सिटीजन, ठीक है। फिर सेम क्वेश्चन एक और मिला था मेरे को, write short notes on the following terms and enshrined in the Indian Constitution: justice, liberty, equality and fraternity. These ideas were form the backbone of Indian democratic freedom, ensuring a balance and nominating। फिर justice पे आ गए हम, social, economic and political justice for all, ensuring fairness in society by addressing inequalities। आर्टिकल 14 to 18 गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर केशवानंद भारती केस आ जाएगा, जस्टिस वॉज अ बेसिक स्ट्रक्चर केस। फिर लिबर्टी में आ गया, लिबर्टी में भी बोल दिया फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया आर्टिकल 19 से 22 प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम। और यहाँ पे आ गया मीनका गांधी केस, एक्सपेंडेड द एक्सेप्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। सब मेंशन करें मैंने आपको। इक्वलिटी, इंश्योरिंग इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स लाइक, ओके। आर्टिकल 14 से 18 इक्वलिटी देखता है। इंदिरा सोनी केस में आ जाएगा रिजर्वेशन। फिर फेटर्निटी, प्रोमोट्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड नेशनल यूनिटी, इंश्योरिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। आर्टिकल 51 ये आ जाएगा, प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। एसआर बोमई केस में बोला था कि जो कंसेप्ट है फेडरलिज्म का वो रिलेट कर रहा है उससे, और एसआर बोमई केस में ही सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहा था, ठीक है। देयरफॉर देयर वैल्यूज रिप्रेजेंट द कोर एसेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको मेरे ख्याल से सब, आप एक बार खुद पढ़ लेना। और एंड नाउ डिस्कस दीज क्वेश्चंस। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें बताना है कि जो प्रीएम्बल है,
प्रीएम्बल की सिग्निफिकेंस बतानी है एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ फार इट इज़ यूजफुल फॉर इंटरप्रिटिंग द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप इसमें इंट्रो में प्रीएम्बल की डेफिनेशन वगैरह बोल सकते हैं सीधे कि जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल जो है वो N.A. पालकीवाला जी ने कहा था, उससे बोल सकते हैं सीधे। और इसकी सिग्निफिकेंस बता सकते हैं कि एक्ट एज अ सूल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ यूजफुल। ठीक है, आप फिर इसमें केस लॉज बता सकते हैं। जस्टिस इन केस आनंद भारती की द सुप्रीम कोर्ट हैड दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंड थ्रू नॉन जस्टिसेबिलिटीज अंडरस्टैंडिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको इस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं एकदम क्लियरली, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। एग्जामिन द रेलिवेंस ऑफ द आइडियाज इन शेयर, तो इसका तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, डू यू एग्री डेट द प्रीएम्बल एम्बॉडीज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी आप सीधे सीधे केस लिख सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, द प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ भाई है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जो प्रीएम्बल है वो मेरा सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, आप इसमें सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। प्रीएम्बल जो है वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है और एक गाइडिंग लाइट है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को, इसको हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, फिर आप इसमें केस लॉस मेंशन कर सकते हैं सीधे सीधे, जैसे केशवानंद भारती केस आ गया अपना, फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आ गया, फिर उसके बाद DS नकारा केस आ गया, फिर उसके बाद SR बोमाई केस आ गया, फिर उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया केस आ गया। ठीक है, तो इसमें ये करना है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म्स। सो ये तो मैंने आपको सीधा सीधा आंसर दे रखा है। ठीक है, ठीक है ना, और कुछ ही नहीं था इसमें, इतना ही था। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है ये लेक्चर देखने के बाद, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि किस क्वेश्चन में दिक्कत है, हम उसको प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे। तो बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे इसी के साथ एक और नए लेक्चर में। मेरे को वीडियो भी बनाना है CAG का, 47 मिनट्स अराउंड इसमें लगे मेरे को, अब CAG में भी लगेंगे। इससे मेरा भी प्रॉपर रिवीजन हो जाता है और मेरी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है।